हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसका हम इंडियन नेशनल मूवमेंट का लेक्चर 10 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 2019 से लेकर के 2021 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम अपना यूनिट 1 कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हमने एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन चारों को आज हमारा ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा हमारा पॉलिटिकल साइंस का। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि किस सीरीज में हमारा वीडियो पैटर्न चलता है और आगे हम और क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम अपने इस 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस की बात करें, तो इसमें हम 1995 से लेकर के, यानी कि इसमें हम 1995 से लेकर के एक टाइम का कलर चेंज, इसमें हम 1995 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने का सीरीज रखा है, जिसको हम सिर्फ संडे संडे डिस्कस करते हैं, यानी कि वीकेंड में। जिसमें हमने एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट, आज हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आज हमारा पूरा ये जो यूनिट फर्स्ट है हिस्ट्री का, वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमने टोटल 556 एमसी वो क्वेश्चंस डिस्कस किया जो 27 ईयर में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा। तो जो यूनिट हमारा फर्स्ट था वो था हमारा हिस्ट्री का। उसके बाद जो हमारा यूनिट 2 स्टार्ट होगा वो होगा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो कि हमारा 4 सीरीज में डिवाइडेड होगा, जिस तरीके से हिस्ट्री डिवाइडेड था। पहला होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम, दूसरा होगा गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों शामिल रहेंगे। तीसरा होगा पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी, और चौथा होगा हमारा जुडिशरी एंड लीगल राइट्स इश्यूज एक्सेट्रा। अगर हम इन 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम से यूपीएससी ने टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे हैं? तो ये पूछा है 101 क्वेश्चन। गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसमें यूपीएससी के द्वारा पूछे गए 132 क्वेश्चन। पंचायती एंड पब्लिक पॉलिसी की बात करें तो इसमें 31 क्वेश्चंस पूछे, और जुडिशरी लीगल राइट के ऊपर बात करें तो टोटल 55 क्वेश्चंस पूछे। अगर हम ऑल ओवर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें तो इन 27 ईयर में यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पेपर में टोटल 319 क्वेश्चंस पूछे। वहीं पे अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो एशियन हिस्ट्री से टोटल 137 क्वेश्चंस पूछा था, मिडिवल में 108 क्वेश्चन, मॉडर्न की बात करते हैं तो 121, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो पूछा गया था इंडियन नेशनल मूवमेंट से, टोटल 190। जैसे ही हमारा यूनिट 2 कंप्लीट होगा उसके बाद हम यूनिट 3 डिस्कस करेंगे, जो कि होगा हमारा ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में भी इसी तरीके से हमारे सीरीज डिवाइडेड रहेंगे, जैसे कि ये भी हमारा 4 सीरीज में डिवाइडेड रहेगा। ज्योग्राफी का जो पहला सीरीज होगा वो होगा फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें अगर हम सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो यूपीएससी ने फिजिकल ज्योग्राफी से 123 क्वेश्चंस पूछे इन 27 ईयर्स में। फिर दूसरा जो सीरीज होगा वो होगा हमारा वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिसमें टोटल 89 क्वेश्चंस पूछे गए, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछे 89। तीसरा जो सीरीज होगा हमारा वो होगा हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसकी अगर बात करते हैं तो टोटल 223 क्वेश्चन सिर्फ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से पूछे गए। फोर्थ सीरीज होगा हमारा ज्योग्राफी का, वो होगा हमारा एग्रीकल्चर। इसमें से टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे? 70 क्वेश्चंस पूछे।
टोटल अगर हम इन सब की बात करें तो ज्योग्राफी में टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे? 515 से ज्योग्राफी से पूछा। तो इसीलिए हमारा जो थर्ड यूनिट रहेगा वो रहेगा ज्योग्राफी का। फोर्थ यूनिट होगा हमारा इकोनॉमिक्स का। इसमें टोटल यूपीएससी ने कितने क्वेश्चंस पूछे? 385 क्वेश्चंस। इसमें भी हमारी 4 सीरीज चलेंगी। पहला सीरीज इसमें हमारा जो होगा वो 5 सीरीज होगा। पहला जो सीरीज होगा इकोनॉमिक्स का वो होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एंड डेमोग्राफी एंड डेमोग्राफी। दूसरा होगा हमारा प्रॉपर्टी प्लानिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक। और इसी में हम डिस्कस करेंगे सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट। थर्ड होगा हमारा एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इन द नेशनल इकोनॉमी। फोर्थ होगा हमारा इंडियन इंडस्ट्रीज। इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इसका जो फिफ्थ होगा, फिफ्थ क्या होगा हमारा? टेरिटरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। टेरिटरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। तो इस तरीके से हम हमारा जो प्रीवियस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स डिस्कशंस पेपर चल रहा है उसको हम इस तरीके से यूनिट में डिवाइडेड करेंगे रखेंगे। और जो हमारा यूनिट 5 होगा हमारा सी सेट का। तो इस पैटर्न में हमारा जो डिस्कशन है यूपीएससी प्रीलिम्स का वो चल रहा है और आगे हम इसी पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। अब बात करते हैं मंडे से सैटरडे तक के बीच में। अगर हम मंडे से सैटरडे की बात करते हैं तो उसमें हम एनसीईआरटी की बुक और प्लस एक स्टैंडर्ड बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। एनसीईआरटी में अभी हमारा पॉलिटी चल रहा है जिसमें हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 11th की फर्स्ट एंड सेकंड बुक को कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा क्लास 12th का जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसको डिस्कस कर रहे हैं। स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड में अभी हम एम लक्ष्मीकांत को कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जिसमें टोटल चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक हमने डिस्कस कर लिया विथ प्रीलिम्स एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। प्रीलिम्स एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ हमने डिस्कस किया है। प्रीलिम्स एमसीक्यू क्वेश्चंस के और इन दोनों पार्ट का टेस्ट भी मिल जाएगा। यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर
1 से लेकर के 11 तक डिस्कस किया था और पार्ट 2 में चैप्टर 12 से लेकर के 16 तक डिस्कस किया था। ये 2 टेस्ट सीरीज भी आपको एम लक्ष्मीकांत का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जैसे ही हमारा क्लास 12 की फर्स्ट बुक कंप्लीट होगा तब हम एम लक्ष्मीकांत का थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे। जैसे ही थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्लास 12 का सेकंड बुक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का फोर्थ पार्ट कंप्लीट करेंगे। जैसे ही हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम सिर्फ अपना एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट करेंगे। एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट होने के बाद हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो इस पैटर्न में हमारा वीडियो अब चलता है और आगे भी इसी पैटर्न पे चलता रहेगा। तो आज के वीडियो में जो कि हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम 2019 से लेकर के 2021 तक के वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी ने प्रीलिम्स में डायरेक्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा है। और नेक्स्ट संडे से हम अपना पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट करेंगे। और पॉलिटी स्टार्ट करने का मेन रीजन ये है क्योंकि अभी जो हमारा एनसीईआरटी यानी कि एनसीईआरटी और जो स्टैंडर्ड बुक चल रहा है वो अभी पॉलिटी का ही चल रहा है, जिससे आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा और साथ साथ में पॉलिटी का टेस्ट भी होता रहेगा, इसीलिए हमने पॉलिटी स्टार्ट किया है। और जैसे ही हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम यूनिट जो हमारा 3 है जियोग्राफी का, तो यूनिट 3 के साथ साथ हम फिर क्या करेंगे, जियोग्राफी भी स्टार्ट करेंगे। तो इसी पैटर्न पे हमारा वीडियो चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि स्वदेशी मूवमेंट के रिगार्डिंग में आपके पास 2 स्टेटमेंट दिया गया है। उन दोनों स्टेटमेंट में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इसने स्वदेशी जो भी हमारा इंडिजीनियस या बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे उसको क्या कर दिया था, उसको पुनरुद्धारवाद करने में अपना योगदान दिया था। दूसरा कहता है, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट कहता है वो ये कहता है कि जो हमारा स्वदेशी जो मूवमेंट था उसमें जो स्वदेशी जितने भी जो इंडिजीनियस आर्टिसियन या क्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे उसको रिवाइव करने में अपना कंट्रीब्यूशंस दिया था। दूसरा स्टेटमेंट कहता ये है कि जो स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना की गई थी। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये सवाल कब पूछा गया था, 2019 में। तो ऑप्शन है आपके पास ओनली 1 यानी कि सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी है ओनली 2 दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है यानी कि सिर्फ दूसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन सी है कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी है ना तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है ना तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपको ऑप्शन सी, यानी कि इसमें हमारे दोनों ही जो ऑप्शंस है, दोनों ही स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। अगर हम स्वदेशी प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये 15 अगस्त 1906 को क्या हुआ था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इसके द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें क्या था, एजुकेशन के लिए लाइब्रेरी, साइंटिफिक एंड टेक्निकल और नेशनल राइट्स अंडर द नेशनल कंट्रोल था। उसके बाद बात करते हैं जो स्वदेशी भावना थी, यानी कि जो अगर हम बात करते हैं स्वदेशी भावना को स्वदेशी कपड़ा जैसे कि मीले, साबुन और माचिस के कारखानों में क्या है, अगर बात करते हैं इसमें क्या किया गया थे, कुछ चेंजेस किए गए थे, यानी कि कारखानों में जैसे कि चर्म संशोधन कारखानों जैसे बैंक, बीमा कंपनियां, जो भी दुकानें थे आदि में किया स्थापना, यानी कि स्थापना में भी क्या है अपनी यानी कि अभिव्यक्तित मिल रखी गई थी। इसीलिए जो हमारा दोनों स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। इसका तो राइट आंसर आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि ब्रिटिश कॉलोनियल के रिगार्डिंग में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन तीनों स्टेटमेंट में से आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा ठेकेदार श्रम की व्यवस्था को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड ने युद्ध सम्मेलन में महात्मा गांधी ने युद्ध के लिए जो भारतीयों की जो भर्ती है उसका जो प्रस्ताव रखा गया था उसका समर्थन नहीं किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारतीय लोगों द्वारा
नमक आंदोलन तोड़ने के परिणाम स्वरूप में औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को यानी कि जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसको अवैध घोषित कर दिया गया था, यानी कि इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो करेक्ट स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन बी है 1 एंड 3, ऑप्शन सी है 2 एंड 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 एंड 3। यदि आप सब में से किसी भी स्टूडेंट ने 2022 में यदि यूपीएससी का एग्जाम दिया हो तो उसमें आपने एक चीज कॉमन देखा, एक चीज पैटर्न चेंज देखा होगा कि इस टाइप के ऑप्शंस को चेंज करके पेयर में कर दिया था। यानी कि ऑप्शन ए था, तो उसमें ऑप्शंस का क्या पैटर्न जैसे जो चेंज किया था वो कैसे था। ऑप्शन ए में कर दिया था ओनली 1 पेयर, ऑप्शन बी था ओनली 2 पेयर, ऑप्शन सी में था ऑल पेयर और ऑप्शन डी में था नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो आप इन दोनों के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 3, यानी कि पहला एंड तीसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ 2 पेयर ही करेक्ट है। तो अगर हम देखते हैं जैसे कि देखिए अप्रैल 1918 में क्या हुआ था, में वायसराय जो क्लेमेंट थे उनके द्वारा दिल्ली में एक युद्ध सम्मेलन में बुलाया गया था, बुलाए जाने पर महात्मा गांधी ने एक वाक्य में भाषण में कहा था कि उन्हें युद्ध के लिए भर्ती का समर्थन किया था। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाए, गलत हो जाएगा। और जैसे ही हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा तो इसमें हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि जिसमें 2 है ऑप्शन 2 है वो क्या हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन 2022 में जो ऑप्शंस दिए गए थे इस अकॉर्डिंग में दिए गए थे कि एलिमिनेशन मेथड जो प्रोसेस था वो इस ऑप्शन में खत्म हो गया था। तो ये न्यू ऑप्शंस के पैटर्न को इस बार यूपीएससी ने 2022 में चेंज करके दिया था। तो जब इस टाइप में ऑप्शन आता है तो इसमें एलिमिनेट करना इजी हो जाता है कंपेयर टू इसमें जब आपके पास एक्यूरेट सही स्टेटमेंट पता है तभी आप इस पैटर्न में क्या कर सकते थे, आंसर टिक कर सकते थे। और इसमें जैसे हमने देखा कि हमें मान लीजिए कि थर्ड स्टेटमेंट के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, बस हमें इतना पता है कि दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होते ही हमें पता चल गया कि जिसमें 2 है वो तो होगा ही नहीं, तो सीधा सीधी आंसर निकल जाता था ऑप्शन बी। लेकिन इस पैटर्न में क्या था, एलिमिनेशन मेथड खत्म हो गया था। तो यही एक न्यू पैटर्न था 2022 में। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक साइड आपको पर्सन दिया गया, दूसरे साइड उसके पोजीशंस हेड दिए गए, इसमें आपको बताना है करेक्टली मैच कौन सा है। पहला है सर तेज बहादुर सैप्रू, यानी कि साप्रू, इनके जो प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लेबर फेडरेशन, यानी कि वो प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया लेबर फेडरेशन के। दूसरा है केसी न्योजी, मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। तीसरा है पीसी जोशी जो कि जनरल सेक्रेटरी थे कमेटी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा मैच करेक्टली पेयर है। ऑप्शन है ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन सी है ओनली 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 एंड 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि हमारे तीनों जो पेयर है करेक्टली वो मैच है। पीसी जोशी की बात करते हैं जो कि सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, जनरल सेक्रेटरी थे। केसी न्योजी की बात करते तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे जो कि बंगाल से थे। और इसलिए अगर बात करते तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि पहला दूसरा एंड तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करते हैं तो इसमें इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में जो एक स्लोगन दिया गया है, या अगर बात कर सकते हैं एक बात करते हैं जो एक, यानी कि देखिए इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में यहाँ पे दिया गया उल गुलान या और द ग्रेट ऑफ ट्यूमुल्ट। ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है ये
इस इवेंट से जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। यानी कि उल गुलान और महाकोलाहल किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन ए है, यहाँ पे तो फ्रेंड्स का आंसर ही है ऑप्शन डी। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रिवोल्ट ऑफ 1857, ऑप्शन बी है द मलिप्पा यानी कि मैपिला रिवेलिएशंस जो कि 1921 में हुआ था। ऑप्शन सी है द इंडिगो रिवोल्ट जो कि 1959 से लेकर के 1960 तक चला था। और ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा रिवोल्ट जो कि 1899 से लेकर के 1900 तक चला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी। यानी कि अगर हम बात करते हैं 1890 का दशक, क्या था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक छोटा सा जो नागपुर पठार के मुंडाओं में अंग्रेजों के खिलाफ क्या था, विद्रोह कर दिया था और इसे उल गुलान कहा गया था। तो इसीलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि देशकर खट्टा रेफरेंस के बुक में आपके पास तीन स्टेटमेंट दिए गए जो कि लिखा गया था किनके द्वारा? सखाराम गणेश दुष्कर के द्वारा। कब? फ्रीडम स्ट्रगल के ड्यूरेशंस में। तो आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इसने औपनिवेशिक राज्य के दिमाग पर सम्मोहक विजय के खिलाफ चेतावनी दी थी। ऑप्शन मतलब दूसरा स्टेटमेंट है इसने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोकगीत के प्रदर्शन को प्रेरित किया था। और तीसरा स्टेटमेंट है कि देउस्कर द्वारा देश का प्रयोग बंगाल के क्षेत्र में विशिष्ट संदर्भ किया गया था। तो आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपसे दो चीज कहना चाहूंगा। पहला, जब आप एमसीक्यू लगा रहे हैं तो उससे पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, या अगर आपके पास में पेन या कॉपी है तो उसमें पहले अपना आंसर टिक करें, उसके बाद देखें कि आपका आंसर सही है या नहीं। इससे क्या होगा, इससे ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ये जरूर देख ले कि क्वेश्चंस में करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट, क्योंकि अक्सर यूपीएससी के एग्जाम में क्या होता है कि फ्लो में करेक्ट पूछ करके बीच में इनकरेक्ट भी पूछ लेती है, जिसपे हम ध्यान नहीं देते कि स्टेटमेंट करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट। तो इस चीज पे आप जरूर फोकस करें कि क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी है 2 and 3, ऑप्शन सी है 1 and 3 और ऑप्शन डी है कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है, न्यू ऑप्शन है जो कि 2022 में दिया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा ओनली 1 पेयर, ओनली 1 पेयर। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली 2 पेयर। ऑप्शन सी हो जाएगा ऑल पेयर्स आर करेक्ट। और ऑप्शन डी हो जाता है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ हमारा पहला और दूसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो ओनली 2 पेयर आर करेक्ट मिलेगा। अब इसके एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं सखाराम गणेश दुष्कर के बारे में, तो उनका जन्म कब हुआ था? 1869 में। अब देखिए वह एक क्या थे, वह अरविंदो घोष के, यानी कि अगर हम बात करते हैं श्री अरविंदो घोष के क्या एक बहुत ही ज्यादा करीबी सहयोगी थे। उन्होंने देवघर स्कूल में पढ़ाई की थी और बाद में वहीं के शिक्षक वो बने थे। उन्होंने यानी कि देशेर कथा नामक एक पुस्तक प्रकाशित की और भारत के ब्रिटिश वाणिज्य यानी कि कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन साइंस शोषण का उनके द्वारा विस्तार यानी कि वर्णित ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस, डीपली एक्सप्लेनेशंस किया गया था। अब उनके बुक की बात करते हैं, जो देशकर यानी कि देशे देशेर जो एक कथा पुस्तक थी उनके बारे में बात करते हैं। ये जो पहली पब्लिश हुई थी वो हुआ था जून 1904 में।
जिसकी जो 10,000 जो कॉपीज थी, अगर आप बात करते हैं 1 वर्ष के भीतर मात्र 4 संस्करणों में इसकी 10,000 पंक्तियां यानी कि सेल हुई थी, बिक गई थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान युवा मन पर इनका अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। फिर बात करते, इसने लोगों को स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों, लोकगीत के बारे में भी बताया और स्वदेशी कार्यकर्ताओं की एक पूरी पीढ़ी के लिए अनिवार्य पढ़ने की स्थिति मान ली थी। इसीलिए जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। इसके जो 5th एडिशन है वो कब आउट हुआ था, 1905 में। 4th एडिशन आया था 1904 में और 5th एडिशन आया था 1905 में। हालांकि बंगाल की सरकार 1910 में पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दी और सभी प्रतिक्रियाओं को क्या कर लिया था, जितनी भी जो कॉपीज थी उसको जब्त कर लिया। इस पुस्तक में ये भी बताया गया था कि कैसे अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान भारत का व्यावसायिक और औद्योगिक रूप से बेरहमी से शोषण किया था और इसमें एम.जी. रनाडे और डी नौरोजी के काम को भी एक लोकप्रिय मुहावरे में संक्षिप्त किया गया था और अपने समापन अध्यापन में औपनिवेशिक राज्य को सम्मोहक यानी कि निर्दय व्यवस्था की विजय के खिलाफ चेतावनी भी दी थी। इसीलिए पहला स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। सखाराम देउस्कर स्वराज के नाम यानी कि स्वराज का नाम लेने वाले पहले व्यक्ति थे और श्री अरविंदो सबसे पहले इसे अपने अंग्रेजी सक्षम स्वतंत्रता के संबंध में करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इसीलिए जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत हो जाता। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन था वो था ओनली फर्स्ट 1 एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे एक और मतलब एक्सप्लेनेशन है। देवस्कर ने देश को राष्ट्र के रूप में प्रयोग किया। उत्पत्ति और राष्ट्र के स्थान के साथ साथ जाति यानी कि सार्वजनिक रूप से बात करें जन्म, परिवार या जाति और राष्ट्रीयता के ओवरलैप के ने अलग अलग तरीकों से राष्ट्र देश के समक्ष को प्रकाशित किया था। इसके अलावा बंगाल और भारत के निरंतर ओवरलैप और समिक यानी कि सम्मिश्रण और देश और जाति के उपायोग में बंगालियों और भारतीयों के राष्ट्रवादी की अवधारणाओं को भी और मोड़ दिया था। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशंस थे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा गया था। इसमें जो गांधी इरविन समझौते के रिगार्डिंग में 4 स्टेटमेंट है। आपको इन 4 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि करेक्ट आंसर बताना। पहला स्टेटमेंट कहता है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को निमंत्रण। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि अध्यादेश को वापस लेने से सभी अवज्ञा आंदोलन से संबंधित विच्छेद हो रहा था, यानी कि विच्छेद हो जाता था। तीसरा स्टेटमेंट है पुलिस की जो जातियों की जांच के लिए गांधी के सुझाव को स्वीकार करना। और चौथा स्टेटमेंट है केवल वही बंदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था। अब इन चारों स्टेटमेंट में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है 1, 2 एंड 4, ऑप्शन सी है ओनली 3 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 एंड 4। तो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला, दूसरा एंड चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। गांधी इरविन समझौते की बात करते तो 15 मार्च 1931 में हुआ था, जिसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर फिर बात करते हैं, यानी कि जो हमारा सबने अवज्ञा आंदोलन था शुरू करने वाले करने वाली जो कांग्रेस का परिणाम था। फिर वायसराय इरविन द्वारा क्या है समाधान यानी कि सबने अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने और गोलमेज सम्मेलन की दूसरी बैठक में भाग लेने के लिए यानी कि प्रस्तावित कांग्रेस को बुलाया गया था। अगर इसी के आगे एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं तो वायसराय गांधी जी ने जेलों के हिंसे के दोषी को राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और अध्यादेशों को वापस लेने की अन्य मांग की भी मांग रखी थी। पुलिस की जाति की जांच गांधी इरविन समझौते का हिस्सा नहीं था, इसीलिए जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या था, गलत था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ पहला, दूसरा और चौथा ही स्टेटमेंट हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 2021 में पूछा गया था। इसमें 8 अगस्त 1942 के रिगार्डिंग में हमारे पास 4 स्टेटमेंट है।
और इन चारों स्टेटमेंट में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि भारत छोड़ो संकल्प में एआईसीसी द्वारा अपनाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए वायसरॉय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया था। तीसरा है कि 7 प्रांतों यानी कि 7 प्रोविंस में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। और चौथा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद क्रिप्स ने पूर्ण डोमिनियन स्थापित के साथ एक भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा था। अब इनमें बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो आपके पास ऑप्शन मिलेगा करेक्ट आंसर वो मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि क्विट इंडिया जो रिजोल्यूशंस पास किया गया था वो पास किया गया था 8 अगस्त 1942 में मुंबई सेशंस में। और जो ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी थे वो कौन थे, महात्मा गांधी, जिसके द्वारा किया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा, इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, यानी कि जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो महात्मा गांधी जी के द्वारा डिसाइड किया था कि वो लॉन्च करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें रिजोल्यूशन था मूवमेंट द वाज पासेस एट द मुंबई ऑन 8 अगस्त 1942। यानी कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 में मुंबई में ही पारित किया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को, इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये जो सॉन्ग फ्रॉम पेरिशन है, बताने की जो कि इंडियन एशियंट इंडियन रिलीजियस का जो एक रिलिक्स है सॉन्ग्स फ्रॉम पेरिशन, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा, और ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। अगर हम इसके रिटर्न की बात करते हैं, यानी कि यारवादा महात्मा गांधी के द्वारा जो इसको ट्रांसलेट किया गया था, कब किया गया था, यारवादा जेल में जब वो पुणे में थे कारावास के दौरान उनके द्वारा लिखा गया था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको कहाँ लिखा गया था, जब वो यारवादा जेल में थे, जब वो अपने कारावास के दौरान में उनके द्वारा ये लिखा गया था। फिर अगर बात करते हैं उपनिषद के भजनों और भारतीय संत कवियों की जो कविताओं को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और उस संग्रह को केवल जेल से ही गाने के रूप में प्रकाशित किया गया था। फिर जेल में तिलक ने गीत रहस्य आर्यों का आर्टिग्रह किसके द्वारा लिखा गया था, ये तिलक जी के द्वारा लिखा गया था। सरोजिनी नायडू के द्वारा जो लिखा गया था वो क्या लिखा गया था, हैदराबाद के बाजार। ये सारे किताब इन पर्सनैलिटीज के द्वारा लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि हमारा यूनिट 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह रिकॉल के रूप में याद किया जाता है, यानी कि किस रूप में याद किया जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है लीडर ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, ऑप्शन बी है मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946 असेंबली, ऑप्शन सी है मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी इन कॉन्स्टिट्यूशन, और ऑप्शन डी है ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जब हमारा कंट्री गुलाम था ब्रिटिश के कॉलोनियल टाइम पे, और आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह भिक्कोल के रूप किस रूप में याद करते, नेवी इंडियन इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स के रूप में हम उनको याद करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने जापानियों की मदद से किया था, लेकिन मतभेदों के कारण इसे भंग कर दिया गया और पुनः जुलाई 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ने रास बिहारी बोस और जापानी सहायता के साथ मिलकर के जो इंडियन नेशनल आर्मी है उनका फिर से स्टैब्लिश किया गया था। जो अगर बात करते हैं कैप्टन आई यानी इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि शाहनवाज खान के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी अभियान
कोहिमा की ओर बढ़ रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप में क्या हुई थी? हार हुई थी। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडियन नेशनल यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी को ब्रिटिश सेना के सामने क्या है? आत्मसमर्पण करना पड़ा था और बाद में लाल किले में लॉर्ड वेवले द्वारा 3 अधिकारियों को का जो कोर्ट मार्शल किया गया था। लाल किला परीक्षण में के.एन. काटजू, तेज बहादुर सुप्रू, जवाहरलाल नेहरू सहित कई कानूनों द्वारा बचाव किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप में देश भर में इंडियन नेशनल आर्मी ने आंदोलन शुरू कर दिया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने टोटल 556 वो क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो यूपीएससी ने यूपी प्रीलिम्स में हिस्ट्री से पूछा था। इसमें हमने एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब हम अपना सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा हमारा पॉलिटिकल साइंस का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।